हेलो एवरीवन, हम पवन कहूकर और हम लोग स्टार्ट करेंगे ईआईएस का रिवीजन के लिए। जो चैप्टर है हमारा आज का, जो एजेंडा है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, जो रिविजनरी पहली बार देख रहे हैं, ऐसा कोई डेडिकेटेड चैप्टर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में है नहीं। ऐसा कोई डेडिकेटेड चैप्टर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में है नहीं। हमने ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में से ये चैप्टर अलग से निकाल दिया है। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, इस चैप्टर में से हमने ये चैप्टर को अलग कर दिया है ताकि आपके समझने के लिए आसान हो जाए, आपका प्रिपरेशन का लेवल बढ़े और लॉजिकल सीक्वेंस में आपको हर चीज समझे। अब वो जमाना गया जब हम लोग ट्रेडिशनल ऑडिट करते थे, सिस्टम ऑडिट का जमाना है। अब सिस्टम ऑडिट क्यों करना चाहिए, सिस्टम ऑडिट की नीटीज ग्रिटीज क्या है, सिस्टम ऑडिट के लिए टूल्स कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ना है। सो गाइस, लेट्स गेट गोइंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आईएस ऑडिट। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप ईआईएस का पेपर दे रहे होंगे, जब आप सीए इंटर ईआईएस का पेपर दे रहे होंगे, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एज एन आईएएस ऑडिटर, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। इस एंगल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस नजरिए से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। तो काफी लोग सोचते हैं यार ऑडिट का ईआईएस में पूछ लिया। जी नहीं, हम लोग एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम पूछ रहे हैं। ऑडिट का एंगल इसमें जरूर बनेगा, ऑडिट का एंगल इस सिलेबस में जरूर बनेगा। सो हम लोगों को ये चेक करना है, जब हम लोग सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं तब हम लोगों को ये चेक करना है, हमें ये चार चीजें चेक करनी है जरूर से जरूर। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जब आप कराते हो तो एज अ सिस्टम ऑडिटर यू हैव टू मेक श्योर all the information assets and other relevant asset related to systems are safeguarded। कोई सिस्टम हैक ना हो जाए, कोई सिस्टम क्रैक ना हो जाए, डेटा इंटीग्रिटी इशू ना हो जाए, सीआई इशू ना हो जाए। यू हैव टू मेक श्योर दैट असेट इज सेफगार्डेड। उसके बाद डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके सिस्टम में एडिक्वेट सेफगार्ड्स है या नहीं, ये वेरीफाई करना एज अ सिस्टम ऑडिटर हमारा काम है। सिस्टम रिजल्ट जो देना चाहिए वो रिजल्ट दे रहा है या नहीं, ये चेक करना है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। एंड you also have to check whether the system is operating smoothly or not, the system is operating efficiently or not। ये भी हमें एज a system auditor चेक करना है। तो IS audit is defined as a process of attesting objectives। हमें अटेस्ट करना है, हमें वेरीफाई करके एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की असेट सेफगार्डेड है, डेटा प्रोटेक्टेड है और मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये सिस्टम के जरिए सब कुछ काम हो रहा है या नहीं, ये अटेस्ट करना, ये वेरीफाई करना हमारा काम है। सो IS audit enables the organization to safeguard the assets, to protect data integrity, efficiency of the system and effectiveness of the system। क्यों करना है सिस्टम ऑडिट? नीड फॉर ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों करना है? अगर डेटा लॉस हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस इज वेरी हाई। तो डेटा लॉस ना हो इसके लिए आपको सिस्टम ऑडिट करना है। यानी डेटा लॉस अगर होता भी है तो आईएएस ऑडिटर ने क्या किया इसके लिए, कोई प्रिकॉशंस ली है क्या? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज एन ऑडिटर। हम लोग चेक करेंगे। आप ही देख लो ना, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है या आपका मोबाइल का मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है, आपके अगर कॉन्टैक्ट्स लूज हो जाते हैं तो कितना टेंशन आ जाता है हमको। अरे यार मेरा फोन गुम हो गया, मेरे सारे कॉन्टैक्ट चले गए। तो एज अ, ठीक है, एज एन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हमारा जो डेटा लॉस का कॉस्ट है वो काफी हाई है, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर डेटा में कोई सीआई इश्यूज हो गया तो हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमें अगर गलत इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उस गलत इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन भी गलत लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज। अगर सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी हो जाती है, सिस्टम के साथ कोई अब्यूज हो जाता है, सिस्टम को गलत तरह मैनहैंडल हो जाता है, तो उसमें से डेटा लॉस हो सकता है या फिर सिस्टम से गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। तो दैट कंप्यूटर अब्यूज इज वेरी हाई। कंप्यूटर हार्डवेयर की इशू, सॉफ्टवेयर की वैल्यू
और हमारे जो लोग हैं जो काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि प्राइवेसी इशू हो सकता है। एसपीडीआई में मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट। कंप्यूटर अगर गलती कर देता है तो इट्स कॉस्ट कैन बी स्काई हाई, वेरी हाई, and maintenance of privacy. So these are the major requirement कि why system audit is required। information system की audit करना है क्योंकि ये issues हो सकते हैं। तो audit करोगे तो ऑडिटर चेक करेगा कि डेटा लॉस हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो इसके लिए बैकअप क्या अरेंजमेंट की है आपने सिस्टम। एक तो आपको पहले से मैंने आपको डे वन से याद करवाया ये, एज अ सिस्टम ऑडिटर हमारा मेन काम है, सॉरी, हमारा मेन काम है कि चेक करो सिस्टम में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इशू तो नहीं है, सिस्टम में कोई इंटीग्रिटी इशू तो नहीं है, सिस्टम में कोई अवेलेबिलिटी इशू तो नहीं है। ये तो चेक हमें करना ही पड़ेगा। ये हम चेक करेंगे तो इससे हमें सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो डिसीजन मेकिंग भी सही होगी, गलत नहीं होगी। तो गाइस एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम ऑडिट की आज इस सिस्टम भरे जमाने में काफी बड़ा रोल है। ओके, ऑडिट दो टाइप्स के हैं, ट्रेडिशनल ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट। ऑडिट दो टाइप्स के हैं, ट्रेडिशनल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट। आपको तो पता ही है ट्रेडिशनल ऑडिट में हम लोग करते क्या है, डेटा एंट्री सारी होती है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, आप क्लाइंट प्लेस पे जाके इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और फिर बिल्स के साथ इसको क्रॉस मैच करते हैं, डेट चेक करते हैं, अमाउंट चेक करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, एक एक आइटम जो यहां लिखा है क्या वो यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, ऐसा क्रॉस वेरीफाई करते हैं। दैट्स बेसिकली ट्रेडिशनल ऑडिट। दैट्स बेसिकली ट्रेडिशनल ऑडिट। ऑडिट यानी बेसिकली क्या, ऑल यू डू इज टिक, दैट इज बेसिकली ट्रेडिशनल ऑडिट। दैट इज बेसिकली ट्रेडिशनल ऑडिट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑडिट, जो ट्रेडिशनल ऑडिट है कि यहां चेक करो, वहां चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो और टिक करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज ट्रेडिशनल ऑडिट। अब ऑल यू डू इज टिक हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, बैच प्रोसेसिंग। यानी क्या, जहां पे पहले पूरे ट्रांजैक्शंस एक बैच फाइल में क्यूमुलेट होने देते हैं और फिर मास्टर फाइल में उसको अपडेट करते हैं। ऐसी प्रोसेसिंग में, यानी ऐसी प्रोसेसिंग में पूरे नंबर ऑफ एडमिशंस पहले होने देंगे। एग्जांपल ले रहे हैं, नंबर ऑफ एडमिशंस पहले होने देंगे और जैसी सारी नंबर ऑफ, एक हफ्ते में सारी नंबर ऑफ एडमिशंस एक हफ्ते की जमा हो गई तो हम लोग इसको सिस्टम में अपडेट कर देंगे। ऐसी जगह ट्रेडिशनल ऑडिट एकदम सही है, ऑल यू डू इज टिक इज करेक्ट इन बैच प्रोसेसिंग। लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग अब एक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेस द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेस द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 13,000। इतने गांव नहीं है श्रीलंका में जितनी ब्रांचेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ओके, तो नंबर ऑफ एटीएम के बारे में सोचो, नंबर ऑफ एटीएम्स ऑफ एसबीआई, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, बाकी बाकी कंट्री के एटीएम की जो बात छोड़ दो, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 60,000 एटीएम्स है। और अगर एज एन ऑडिटर हमें सोचना है हाउ एवरी एटीएम, जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है हर एटीएम से, सिर्फ एटीएम, ब्रांचेस की ट्रांजैक्शंस की तो हम लोग डिस्कशन ही नहीं कर रहे, सिर्फ एटीएम की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की हम लोग बात करें तो हर एटीएम से कम अगर 10 ट्रांजैक्शन भी होते हैं, कम से कम 10, तो एक दिन में सिर्फ एटीएम के ट्रांजैक्शंस होंगे 6 लाख कम से कम। 10 से ज्यादा ही ट्रांजैक्शंस होते हैं लेकिन हम बेयर मिनिमम ले रहे हैं। अब 6 लाख ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो रहे हैं, तुम सिस्टम ऑडिटर हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कर सकोगे क्या, कर सकोगे क्या, ऑल यू डू इज टिक। ट्रेडिशनल ऑडिट नहीं कर पाएंगे हम लोग। ट्रेडिशनल, अब कुछ लोग बोलेंगे सैंपलिंग करेंगे, अरे सैंपलिंग कितना करोगे, सैंपलिंग के सैंपलिंग के सैंपलिंग के सैंपलिंग के सैंपलिंग का सैंपलिंग भी करोगे ना, फिर भी काफी मेहनत लगने वाली है। इतनी सारे, इतनी सारी वाउचर्स जमा हो जाएगी आपके पास, आप परेशान हो जाओगे, वाउचर्स के बोझ में मर जाओगे और आप गिव अप कर दोगे। यहां पे ट्रेडिशनल ऑडिट काम नहीं आता, यहां पे काम आता है हमारा सिस्टम ऑडिट।
यहां पे काम आता है हमारा सिस्टम ऑडिट, और इसलिए सिस्टम ऑडिट हैज गेन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ओवर दीज इयर्स. सो गाइस, सिस्टम ऑडिट. ओके. अब सर, बैच प्रोसेसिंग में आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो बैच प्रोसेसिंग है, बैच प्रोसेसिंग जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस पहले आप कुछ समय के लिए क्यूमुलेट होने देते हो, एक बैच फाइल बनता है और फिर मास्टर फाइल में अपलोड होता है. ऐसी जगह जहां पे समय लेके अकाउंटिंग की जाती है, जहां समय लेके ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग की जाती है, वहां पे आपका ट्रेडिशनल ऑडिट सही है, ये समझ गया सर. ठीक है. अब सिस्टम ऑडिट, जो सिस्टम ऑडिट है वो कहां वैलिड रहेगा, वो कहां इंपॉर्टेंट रहेगा, वो कहां लगेगा, बताता हूं. जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, मान लेते हैं किसी एटीएम से, मान लेते हैं किसी एटीएम में आपने ट्रांजैक्शन किया, पैसे विड्रॉ किए, आपने ट्रांजैक्शन किया और पैसे विड्रॉ किए. तो मुझे एक बात बताइए, आपके आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे बताइए कि अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग कितने समय में हो जाती है, आपके एक्सपीरियंस से. ट्रांजैक्शन हुआ तो उसकी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग कितने समय में हो जाती है? जी हाँ, 3 सेकेंड 4 सेकेंड के अंदर हमको पैसे निकालने की, 3 4 5 सेकेंड के अंदर हमको मैसेज आ जाता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसी ऐसी प्रोसेसिंग जहां पे ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद, 4 सेकेंड 5 सेकेंड है ना, तुरंत ही हुआ ना, ऐसी प्रोसेसिंग को बैच प्रोसेसिंग नहीं कहते. जहां पे ट्रांजैक्शन होती है, अकाउंटिंग होती है, जहां पे ट्रांजैक्शन होती है, अकाउंटिंग होती है, उसको बैच प्रोसेसिंग नहीं कहते, उसको ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं. उसको ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं. जहां पे अकाउंटिंग होते ही, जहां ट्रांजैक्शन होती, अकाउंटिंग हो जाए, उसको ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं. और जहां पे ओ आर टी एल होता है, जहां पे ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है, जहां पे ORTP होता है, जहां पे ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है, वहां पे ट्रेडिशनल ऑडिट तो कर ही नहीं सकते आप. एटीएम्स का तो हमने देख लिया. ऐसा जगह, ऐसे सिस्टम जहां पे ORTP होता है, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है या ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है, ऐसी जगह काम आएगा आपका सिस्टम ऑडिट. ओके, सो दैट्स दिस चैप्टर. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हम मैन्युअली करेंगे, मैन्युअली एक एक पर्चा निकाल के उसको टिक मारेंगे, नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए तो इसके लिए जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, वैसे ही जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, जस्ट मिनट, इंपॉर्टेंट है ये. जैसे ट्रांजैक्शन हुआ तो हम, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तो हम लोग उसका अकाउंटिंग करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. कितने समय के अंदर, जल्दी बताओ, कितने सेकंड के अंदर? 5 सेकंड के अंदर. तो व्हेन द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन सो वेरी फास्ट, तो हम लोग ये डिस्कस करें कि ट्रांजैक्शन हुआ, 5 सेकंड के अंदर उसकी अकाउंटिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, उसकी प्रोसेसिंग हो गई. तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्यों ना ऑडिट भी तभी के तभी पैरेलली हो जाए. हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सोचने लग गए कि क्यों ना ऑडिट भी तभी के तभी पैरेलली हो जाए, क्या बुराई है, ऑडिट भी तभी के तभी करवा लेते हैं. अब ऑडिट भी अगर आपको तभी के तभी करवाना है और आप इतना मैनुअली तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आए हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स का नाम है कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल्स. उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल्स या कंटिन्यूअस ऑडिट मॉड्यूल्स. एंड दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द मेन फोकस of this chapter. Concurrent audit modules, the main focus of this chapter, concurrent audit modules. And the various concurrent audit modules in a curriculum are snapshot, snapchat बोलते स्टूडेंट, snapchat नहीं है वो, snapshot है वो. snapshot, scarf, ITF, काफी लोग WTF बोलते हैं, WTF नहीं है वो, ITF है वो, CIS and audit hooks. So these are the agenda of discussion, these are the points of discussion under concurrent और कंटिन्यूअस ऑडिट मॉड्यूल्स. ठीक है. सो पहला कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल, ठीक है, स्नैपशॉट. अब ईआरपी की डिजाइन अगर हम लोग देखें, ठीक है, ईआरपी की डिजाइन, इसमें होता है एक सेंट्रल डेटाबेस और बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जुड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जुड़े होते हैं ईआरपी की डिजाइन में. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक चैप्टर ही हमारे सिलेबस में, नेक्स्ट रिवीजन सेशन में वही डाल दूंगा मैं यूट्यूब में. ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेंट्रल डेटाबेस होता है और उससे जुड़ा होता है एक
ऑडिट का सॉफ्टवेयर और ईआरपी के अंदर जो भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कहा जाता है मॉड्यूल। इसलिए इन सारे सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल कहा गया है, कॉन्करेंट और कंटिन्यूस ऑडिट मॉड्यूल। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कंटिन्यूस ऑडिट मॉड्यूल है वो है स्नैपशॉट। नाम से ही समझ गए होगे तुमको, स्नैपशॉट यानी क्या, फोटोग्राफ। जो भी ट्रांजैक्शन है, जो जो भी, ध्यान से सुनो अब, जो भी ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल है और सिग्निफिकेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल है और सिग्निफिकेंट है, उसका उसका खींचक, ठीक है, उसका खींचक यानी क्या, जस्ट अ मोमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल सिग्निफिकेंट है उसका स्नैपशॉट ले लिया जाएगा और एक अलग फाइल में स्टोर कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही एक स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले लिया जाएगा, लेकिन हर ट्रांजैक्शन का नहीं। जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, जिसके कारण हमारे बैलेंस शीट पीएनएल पे फर्क पड़ेगा, ऐसे मटेरियल और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का फोटो खींचा जाएगा और एक स्पेशल फाइल में वो फोटो चला जाएगा। ठीक है, ट्रेसिंग transaction in a computerized system can be performed with the help of snapshot and extended record. Snapshot software is built into the system. ठीक है, सिस्टम का ही पार्ट होता है। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया ना आपको, ये देखो, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ईआरपी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स है, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, परचेस, ऑडिट, लॉजिस्टिक्स, ये सारे इनबिल्ट है, ये सारे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। तो दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो snapshot is built into the system at these points where material processing occurs, यानी ऐसी जगह जहां पे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग होगी उसका स्नैपशॉट लिया जाएगा, which takes the images of the flow of any transaction as it moves through the application. These images can be utilized to assess the authenticity, accuracy and completeness of the processing. वो जो स्नैपशॉट है वो ट्रांजैक्शन होने के पहले, ठीक है, वो जो स्नैपशॉट है ट्रांजैक्शन होने के पहले लेगा, ठीक है, लोकेट मटेरियलिटी पद पता करो, कब लेगा, ट्रांजैक्शन होने के पहले बैलेंस शीट पीएनएल के हाल क्या है, जब ट्रांजैक्शन होगा तब एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बाद 3 जगह स्नैपशॉट लिया जाएगा। इससे क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट हुआ ये पता चल जाएगा, इंपैक्ट पता चलेगा, इंपैक्ट पता चलेगा। एंड द रिपोर्टिंग सिस्टम, अब इसको कैसे रिपोर्ट करोगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका रिपोर्टिंग सिस्टम, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर पूरा किया जाएगा। दैट स्नैपशॉट, लेकिन स्नैपशॉट का एक प्रॉब्लम है, स्नैपशॉट का एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत ही मैनुअल मेथड है। भले ही सॉफ्टवेयर हम यूज करें, लेकिन सारे जो मटेरियल ट्रांजैक्शन है वो एक स्पेशल फाइल में चले जाएंगे, फिर ऑडिटर खुद उस स्पेशल फाइल को देखेगा, अरे यार कहाँ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, कैसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा ऑडिटर को खुद को। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट अ गुड साइन। पूरा मैनुअल है, ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, स्नैपशॉट एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। सर हमें थोड़ा और सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, एआरपी, जब ऑडिट में पढ़ते हो, स्नैपशॉट वो नहीं कर सकता। स्नैपशॉट सिर्फ आपको मैनुअली ये करके देगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन का फोटो है, तुम देख लो, तुम ही इसको असेस करो, तुम ही देख लो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, तुम ही देखो। कुछ सिस्टम कुछ नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं हेल्प करेगा आपकी, सिर्फ फोटो खींच के एक अलग फोल्डर में डाल देगा, तू देख ले, आगे का काम तू कर ले। इट्स नॉट अ देयरफॉर इट्स नॉट अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। नेसेसिटी बीइंग द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आया, स्कार्फ, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, यानी मैंने पहले ही कहा था एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर वगैरह ये सब कुछ करके देगा। स्कार्फ इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर, इट्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर।
तो जो स्नैपशॉट करता है वो स्कार्फ तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, ठीक है। तो स्कार्फ क्या करेगा, अलोंग विथ व्हाट स्नैपशॉट डज, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर भी करके देगा और सारा डेटा एक स्पेशल फाइल में चले जाएगा। स्नैपशॉट में भी होता था ये, स्कार्फ में भी ऐसे होगा। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर करके देगा। द सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल टेक्निक इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। एम्बेडिंग यानी क्या, एम्बेडिंग यानी क्या, एम्बेडिंग यानी सिस्टम में इनबिल्ट। एम्बेडिंग यानी सिस्टम में इनबिल्ट रहेगा ये सॉफ्टवेयर, ओके। एम्बेडिंग यानी सिस्टम में इनबिल्ट रहेगा ये सॉफ्टवेयर। The SCARF technique involves embedding audit software modules within a host application system to provide continuous monitoring on the system. Exceptions are written onto a special file. SCARF का जो भी डेटा होगा, SCARF सॉफ्टवेयर जो भी डेटा कलेक्ट करेगा उसको एक स्पेशल फाइल में भेजा जाएगा। उस फाइल का नाम है SCARF मास्टर फाइल। SCARF जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो भी डेटा आ रहा है उसको एक स्पेशल फाइल में भेजा जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज SCARF मास्टर फाइल। तो एक्सेप्शंस आर रिटन, यानी जो भी सिस्टम में जो भी अजीब आ रहा है, अनयूजुअल आ रहा है, उसको एक्सेप्शंस कहेंगे। एक्सेप्शंस रिटन ऑन टू अ स्पेशल फाइल कॉल्ड एज SCARF मास्टर फाइल एंड ऑडिटर्स then examine the information contained in this file and see if some application system needs follow up। यानी कोई प्रॉब्लम है तो फिर ऑडिटर उसको चेक करेंगे। In many ways, SCARF technique is just like snapshot technique along with other data collection capabilities. SCARF का SCARF snapshot जैसा ही, लेकिन इसमें और भी काबिलियत है। अब और भी काबिलियत कौन सी है वो इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। क्या करता है SCARF? SCARF क्या करता है, सारे सिस्टम एक्सेप्शंस ढूंढता है, सैंपलिंग करके देता है। अगर किसी ऑडिटर को सैंपलिंग करना है तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग SCARF करके देता है। एप्लीकेशन सिस्टम की प्रोसेसिंग एरर, लॉजिकल एरर्स ढूंढ के देता है और हर यूजर का प्रोफाइल बनाता है। किस बंदे ने किस वक्त कौन सी फाइल को एक्सेस किया, कौन सी फाइल एडिट किया, कौन सी फाइल डिलीट किया, कौन सी फाइल कॉपी किया, पेस्ट किया, हर बंदे का पूरा कच्चा चिट्ठा बनता है, हर बंदे का पूरा प्रोफाइल बनता है SCARF, ठीक है। बट गाइज दैट्स नॉट फॉर एग्जाम, दैट्स ओनली फॉर रेफरेंस। एक बार देख लो आप SCARF के अंदर, SCARF के अंदर बता देता हूं मैं आपको। SCARF के अंदर उन्होंने कहा है SCARF टेक्निक इज जस्ट लाइक स्नैपशॉट टेक्निक अलोंग विथ अदर डेटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज। उसमें अदर कैपेबिलिटीज क्या है, तो वो अदर कैपेबिलिटीज ये है। इसके अंदर स्नैपशॉट के फीचर्स आ जाएंगे, प्लस प्लस आपको ये सारे फीचर्स भी, प्लस आपको ये सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। सिस्टम एक्सेप्शन, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड एप्लीकेशन सिस्टम इज एंड प्रोफाइल। और टू बी ऑनेस्ट और भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो मैं आपको ज्यादा पढ़ा के करूंगा क्या। These are the other capabilities। All right, so now हम लोग SCARF में these are the other data collection capabilities which the module doesn't speak about, but अब एक important चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। या SCARF वो सारी चीज करता है जो स्नैपशॉट करता है, इसके अलावा भी SCARF बहुत सारी चीजें करता है। ये सारी इसके अलावा भी और चीजें करता है, बट मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। वैसे भी रिवीजन है, इतना डेप्थ में कैसे पढ़ा दूं। नाउ एप्लीकेशन सिस्टम एरर्स, यानी जो भी सॉफ्टवेयर है जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं उसकी हमें प्रोसेसिंग लॉजिक, आपको पता है ना ये क्यू सर्कल है, क्यू सर्कल स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग। हमें सिस्टम की प्रोसेसिंग लॉजिक चेक करना है, यानी क्या ये सिस्टम सही प्रोसेस कर रहा है,
जैसे अगर हम लोगों ने कोई क्या खरीदा है, हम लोगों ने पेन्स खरीदी है। तो मान लेते हैं हमने पेन खरीदी है 500 पेन्स, 500 पेन्स हुई है हमारी 5,000 रुपए की। तो 500 पेन आपने खरीदी है, तो इसका अकाउंटिंग कैसा होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अब स्टेशनरी अकाउंट का इंपैक्ट कहां जाएगा और कैश का इंपैक्ट कहां जाएगा? स्टेशनरी अकाउंट पीएनएल के एक्सपेंडिचर में चला जाएगा और कैश बैलेंस शीट में एसेट साइड में कम हो जाएगी। यही है अकाउंटिंग का एप्लीकेशन सिस्टम या प्रोसेसिंग लॉजिक। अब ये लॉजिक सही है या नहीं, यानी एप्लीकेशन सिस्टम की लॉजिक चेक करना, एप्लीकेशन सिस्टम की एरर चेक करना, और एप्लीकेशन सिस्टम की सिर्फ एरर अगर आपको चेक करनी है तो आपको इतना महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, स्कार्फ खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर खरीद लो, CIS। सिर्फ आपको आपको आपके सॉफ्टवेयर का, आपको आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिसका हमको ऑडिट करना है, आपको आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिसका हमको ऑडिट करना है, उसका उसका आपको ऑडिट करना है ना, आपको उसकी चीजें समझना है ना। तो क्यों टेंशन लेते हो? इसके लिए हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, CIS, कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन। उसके लिए हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, दैट इज कंटिन्यूस एंड जो काम एक सॉफ्टवेयर, जो एक काम करना है आपको, तो उसके लिए इतना बड़ा सॉफ्टवेयर खरीदने की क्या जरूरत है? जब आपको सिंगल इंसान को ड्राइव करना है, जब आपको सिर्फ एक ही इंसान को ड्राइव करना है, ठीक है, घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, होंडा सिटी में काम हो जाएगा हमारा। होंडा सिटी में काम हो जाएगा हमारा। हम लोग 15 सीटर का बस लेंगे क्या एक इंसान के लिए? अंडरस्टैंड? होंडा सिटी भी मैंने ज्यादा बड़ी कार ले ली, स्विफ्ट से भी काम हो जाता है हमारा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सिर्फ अगर आपको एप्लीकेशन सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग सही है नहीं, अगर ये चेक करना है, तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन, CIS। अब CIS की आप थ्योरी पढ़ोगे। ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिकली एक चीज सिखाना चाहूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ABC अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, जो भी है वो हमें नहीं पता, ये सैंपल ट्रांजैक्शन है। अब ये हमारे सॉफ्टवेयर ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग ऑडिट करने वाले हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग ऑडिट करने वाले हैं। यानी भाई ये सॉफ्टवेयर तुमने इतना महंगा बनवाया है खुद के लिए, कस्टमाइज्ड, ठीक है, 50 लाख का सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन क्या इसका प्रोसेसिंग लॉजिक सही है या नहीं, इसी का हमने ऑडिट करना है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमने ऑडिट करना है। ठीक है, इसी को कहते हैं सिस्टम ऑडिट। ये जो सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है, एप्लीकेशन सिस्टम हमने खरीदा है, ये सही प्रोसेस कर रहा ही नहीं, हम लोगों को ऑडिट करना है, चेक करना है, यही तो सिस्टम ऑडिट है, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम ऑडिट। अब दिस सॉफ्टवेयर इज अंडर ऑडिट। अब जैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस किया, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जाएगा, और जैसे ही DBMS में से ये जाता है, वैसे ही ये जाके सिस्टम में, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। DBMS के थ्रू स्टोरेज की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू स्टोरेज, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस किया DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो स्टोरेज के लिए गया। अब ये होगी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक्चुअल एंट्री, ये होगी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक्चुअल एंट्री। यहां तक एक बार देख लो। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस कर दिया है DBMS के थ्रू, ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया है। ये हुई हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक्चुअल एंट्री, ये हुई हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक्चुअल एंट्री। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक्चुअल एंट्री करेक्ट है या नहीं, यही तो सिस्टम ऑडिट है। ये हमें इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने जो भी एंट्री की, इसका जो भी इंपैक्ट दिया बैलेंस शीट पीएनएल में, ये सिस्टम की एंट्री सही है नहीं, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इज अंडर ऑडिट। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया यहां से। ओके, अब
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी डेटा गया, जो डेटा डीबीएमएस में जाएगा वो डेटा आपका एक सॉफ्टवेयर में भी जाएगा, सीआईएस में भी जाएगा, और फिर सीआईएस डिसाइड करेगा कि क्या इस ट्रांजैक्शन को टेस्टिंग की जरूरत है, क्या इस ट्रांजैक्शन को फिर से एग्जामिनेशन की जरूरत है। ये वापस चेक किया जाएगा कि क्या इस ट्रांजैक्शन को एग्जामिनेशन की जरूरत है। अगर उस ट्रांजैक्शन को एग्जामिनेशन की जरूरत है, किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि एग्जामिनेशन की जरूरत है या नहीं है? जल्दी बताओ, किस बेसिस पे डिसाइड होगा? बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी। अगर ये ट्रांजैक्शन सही में इतना इंपॉर्टेंट है, सही में इतना मटेरियल है जिससे बैलेंस शीट पीएनएल पे सही में इंपैक्ट होगा, तो इसको फिर से एग्जामिन करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। अगर ये मटेरियल नहीं है तो हम लोग वापस दूसरा ट्रांजैक्शन डिमांड करेंगे। लेकिन सर ये मटेरियल निकला तो, अरे यार ये तो मटेरियल निकला, मटेरियल निकला तो क्या करेंगे? अगर मटेरियल निकला तो फिर सीआईएस अपना स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग करके, तो फिर सीआईएस अपना स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग करके, सीआईएस अपना स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग करके, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एंट्री बनाएगा। अब ये रही तुम्हारे सॉफ्टवेयर की एक्चुअल एंट्री, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक्चुअल एंट्री, और ये रही आपके सीआईएस की स्टैंडर्ड एंट्री। दिस इज अ करेक्ट एंट्री, दिस इज द एंट्री, वी डू नॉट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वी आर वेरीफाइंग दैट। ओके, अब ये जो दोनों एंट्रीज है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा, ये दोनों एंट्रीज का आपस में कंपैरिजन होगा। माइनर वरायंस है, ठीक है, और इसमें अगर आपको वरायंस मिला, इसमें अगर आपको डिफरेंस मिला, इसको अगर आप में, इसमें अगर आपको चेंज मिला, इसमें आपको वरायंस मिला, इसमें अगर आपको डिफरेंस मिला, इसका मतलब हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ तो प्रोसेसिंग एरर है। अब ये वरायंस रिपोर्ट हो जाएगा एक्सेप्शन लॉग फाइल। जैसे स्कार्फ में, जैसे स्कार्फ में सारा डेटा स्कार्फ मास्टर फाइल में जाता है, वैसे ही सीआईएस में सारा डेटा एक्सेप्शन लॉग फाइल में जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज डेफिनेटली द वर्किंग ऑफ सीआईएस। और अगर आप थ्योरी देखेंगे ना, अगर आप थ्योरी देखेंगे तो पूरी थ्योरी इस डायग्राम से आप लिख सकते हैं। 100% थ्योरी ऑफ सीआईएस आप इस डायग्राम से लिख सकते हैं, ठीक है। सर कैसे? अगर आपके पास ये डायग्राम रेडी है तो देख लो। The DBMS system reads an application system transaction. Database management system reads the application system. It is passed to CIS. CIS then determines whether to examine the transaction further. If yes, the next steps are performed. Otherwise, it waits to receive further data from the DBMS. Every update to the database that arises from processing selected will be checked by CS to determine whether any discrepancies exist. यानी कोई difference तो नहीं है between the result it produces and the result which application system produces. Exceptions identified by CS are written onto a special file called as exception log file. ठीक है? In case of major differences, system ceases to function. So guys, that's the working of CIS. पूरा एक डायग्राम में पूरा सीआईएस का थ्योरी हम लिख पाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डायग्राम। सीआईएस का सारा डेटा कहां जाएगा? बताओ, सीआईएस का सारा डेटा कहां जाएगा? सीआईएस का सारा डेटा जाएगा एक्सेप्शन लॉग फाइल के अंदर, ठीक है, दैट्स सीआईएस, ठीक है। द डीबीएमएस रीड्स एन एप्लीकेशन, एवरी अपडेट दैट अराइजेस, exceptions are identified and written onto a special file called as exception log file। तो वो डायग्राम अगर आता है तो आपको सीआईएस भी आ जाएगा। कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट सिमुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअसली हर चीज को चेक करते रहता है कि क्या ट्रांजैक्शन चेक करना चाहिए, क्या ट्रांजैक्शन चेक करना चाहिए, इसलिए कंटिन्यूअस। लेकिन हर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करता, इंटरमिटेंटली बीच बीच में जो मटेरियल है उसी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके वेरीफाई करता है। इसलिए इसलिए नाम है, इसलिए नाम है कंटिन्यूअस बट इंटरमिटेंट सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है टेस्ट, सिमुलेशन का मतलब होता है टेस्ट। सो दैट्स टी सीआईएस। कंटिन्यूअस और कॉन्करेंट ऑडिट में, ऑडिट मॉड्यूल में हमारा स्नैपशॉट हो गया, स्काफ हो गया, सीआईएस हो गया। अब सीआईएस का डायग्राम अगर आप देखोगे तो मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए। क्वेश्चन ये है कि क्या सीआईएस जब अपना काम करता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब सीआईएस अपना काम करता है
तो सीआईएस का जो टेस्ट एंट्री है, स्टैंडर्ड एंट्री है, जो सही एंट्री है, क्या वो मेन सिस्टम में आके स्टोर होती है, मेन डेटाबेस में आके स्टोर होती है? क्या सीआईएस का जो स्टैंडर्ड एंट्री है, टेस्ट एंट्री है, क्या वो मेन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू ये मेन डेटाबेस में आके स्टोर होती है, हाँ या ना? या फिर ये दोनों एंट्रीज, मेरा सवाल ये है, क्या क्या ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग होने के बाद क्या ये दोनों एंट्रीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से अलग अलग स्टोर होती है सिस्टम में? जी हाँ, टेस्ट एंट्री वैसे भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। सीआईएस ये बाद में डेवलप हुआ, पहले आईटीएफ आया, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, यानी टेस्ट एंट्री भी सिस्टम में जाती थी, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी यानी टेस्ट एंट्री भी सिस्टम में स्टोर होती थी और एक्चुअल एंट्री में तो सिस्टम में स्टोर होगी होगी, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इसलिए अगर आप देखोगे ना तो लिस्ट में कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल्स में स्नैपशॉट्स का फिर आईटीएफ है, फिर सीआईएस, सीआईएस बाद में डेवलप हुआ, आईटीएफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीआईएस डेवलप हुआ। तो आईटीएफ में प्रॉब्लम क्या था कि मेन सिस्टम के अंदर सारा डेटा मिक्स हो जाता था, टेस्ट डेटा टेस्ट डेटा मिक्स हो जाता था एक्चुअल डेटा के साथ, और फिर बैलेंस शीट में समझ में नहीं आता था लोगों को कि टेस्ट डेटा कौन सा है और एक्चुअल डेटा कौन सा है, और फिर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हो जाती थी। द आईटीएफ टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ डमी एंटिटी, यानी जो भी टेस्ट एंट्री करनी है डमी एंटिटी नाम बनाओ और उससे टेस्ट करो। हमारे ऑफिस में जब सिस्टम ऑडिट हम लोग करते हैं तो हम लोग जो भी टेस्ट एंट्रीज होती है उनको नाम देते हैं अल्फा, बीटा, ठीक है, डेल्टा, ऐसा नाम देते हैं हम लोग। ITF creation of dummy entity in the application system files and processing of audit test data against the entity means verifying the processing authenticity, accuracy and completeness, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका प्रोसेसिंग वेरीफाई करने का काम ITF का होता है। The test data would be included with the normal production data, guys यही प्रॉब्लम है, the test data would be included with the normal production data, यानी ये सीएस के डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं हम लोग, सीएस नहीं पढ़ रहे। जो ये स्टैंडर्ड एंट्री है यानी जो टेस्ट एंट्री है वो मेन सिस्टम के साथ मिक्स हो जाएगी। आईटीएफ में ये प्रॉब्लम थी। आईटीएफ में क्या प्रॉब्लम थी? द टेस्ट डेटा वुड बी इंक्लूडेड विद द नॉर्मल डेटा and used as input to the application system. In such cases, auditor must decide what would be the method to enter test data and methodology for removal of the effects of ITF. और जो बड़े बड़े ERP के सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसमें टेस्ट एंट्री डिलीट करना अलाउड नहीं होता, यानी एंट्रीज डिलीट करना अलाउड ही नहीं होता, तो फिर ITF की एंट्रीज का इंपैक्ट वैसे ही रह जाता है। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम विद ITF जो CIS में सॉल्व हुई और फिर ITF अब कोई यूज नहीं करता। ऑल राइट देन, सो हमारा एक और कॉन्करेंट ऑडिट टूल हो गया है, ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज, हैव यू एवर कॉट अ फिश? कभी कोई मछली पकड़ी है? हैव यू एवर कॉट अ फिश? अगर आपने पकड़ी होगी तो आपको ध्यान में आया होगा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कैच अ फिश। इतना आसान नहीं होता मछली पकड़ना। सर ये मछली पकड़ना क्या सिखा रहे हो? ठीक है, मछली अगर आप पकड़ोगे ना, एक मछली पकड़ने को, नॉर्मल इंसानों को एक मछली पकड़ने को 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं और कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। अब पता है हम लोगों को मछली पकड़ने वगैरह इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मान लो मैंने ये फेंक दिया, ये इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग मछली पकड़ते हैं फेंक दिया, तो हमको कैसे पता चलता है कि मछली फंस चुकी है? कैसे पता चलता है कि मछली फंस चुकी है, ये मेरा सवाल है। सर क्या ऐसा फेंकने के बाद अगर मछली फंस गई तो फिर क्या होता है ना, ये ऐसा ऐसा ये हो जाता है सर, कोई तो खींचता है इसको और फिर समझ जाना कि मछली फंस चुकी है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को यानी बेसिकली जब कोई अगर हमारे वो फिशिंग का जो एपरेटस है उसको अगर कोई ऐसा पुल कर रहा है तो हम समझ जाते हैं अरे यार कुछ तो आया है इसमें। वैसे ही कोई ट्रांजैक्शन है जिसको हमें पता करना है कि ये ट्रांजैक्शन कब होता है। अगर मुझे नोटिफिकेशन चाहिए कि यार ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, और ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को मुझे पता करना है कि ये कब हो रहा है, इसके लिए मुझे एक नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है ऑडिट हुक। वो नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है ऑडिट हुक।
अगर किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना है और आपको उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन चाहिए, ऑडिट हुक इज योर टूल। तो अगर आपको ऑनेस्टली बताओ तो ऑडिट हुक ये कोई सिस्टम ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जो सही में आपको जानने हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके बारे में आपको सही में कुछ ऐसा लगता है कि यार ये कुछ है, यहां गलत हो रहा है, यहां पे इस ट्रांजैक्शन को हमें और गौर देना है, उसके और हमें ध्यान देना है, तो इंटरनल ओके तो फिर आपको ऑडिट हुक यूज करना पड़ेगा। दीज आर ऑडिट रूटीन्स दैट फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। फ्लैग यानी जो ढूंढ के देता है, जिनको टैग किया जाता है और फिर उन ट्रांजैक्शन का पीछा किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें ऑडिट हुक, दे डिवाइज्ड अ सिस्टम ऑफ ऑडिट हुक टू टैग द रिकॉर्ड्स विद द नेम ऑफ एड्रेस चेंज। एक बार हम लोग एग्जांपल पूरा पढ़ ही लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ऑडिट हुक की, so these are audit routines, these are audit softwares that flag suspicious transaction. For example, internal auditors at insurance company determined that their policyholder system was vulnerable to fraud every time the policyholder changed his or her name and then subsequently withdrew funds. यानी जब भी कोई बंदा अपना एड्रेस नेम चेंज करता था तो कुछ ना कुछ आगे जाके वो पॉलिसी में अपना पैसा निकाल लेता था। नाउ दे डिवाइज्ड अ सिस्टम ऑफ ऑडिट हुक्स टू टैग द रिकॉर्ड। यानी हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई सस्पिशन है, तो मैं उस रिकॉर्ड को क्या कर दूंगा, टैग कर दूंगा विद अ नेम और एड्रेस चेंज। The internal audit department will investigate the tagged records for detecting the fraud. The audit hooks are employed and auditors can be informed of questionable transaction as soon as they occur. यानी जब भी वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता है तभी के तभी ऑडिटर को इन्फॉर्म हो जाता है। ऑडिटर को इन्फॉर्म हो जाता है यानी ऑडिटर को नोटिफाई हो जाता है। तो ऑडिट हुक मैं कहूंगा ऑडिट हुक इज मोर ऑफ अ नोटिफिकेशन। Audit hook is more of a notification software. It's not a system software. It's more of a notification software. All right. So here we are. We are done with all the concurrent audit modules. We are done with all the concurrent audit modules, concurrent audit routines, continuous audit modules. स्नैपशॉट जो फोटो खींचता है, स्काफ जो एआरपी करता है और बहुत सारी चीजें करता है स्नैपशॉट जो करता है, उसके अलावा आईटीएफ जिसके अंदर टेस्ट एंट्री और सिस्टम एंट्री मिक्स हो जाती है, दोनों को अलग अलग रखने वाला एक सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन और नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, दैट दोज आर ऑडिट हुक्स। फॉलोड बाय ऑडिट करना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ट्रांजैक्शन को फॉलो करो राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड आप फॉलो करो। दीज आर कॉल्ड एज ऑडिट ट्रेल। अगर आपको ऑडिट करना है, अच्छे से ऑडिट करना है, तो ऑडिट ट्रेल होना ही चाहिए। ऑडिट ट्रेल्स आर लॉग्स that can be designed to record activity at the system, application, and user level. When properly implemented, audit tools, audit trails provide an important detective control to help or accomplish the security of the policy system. तो अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है, स्टार्ट से एंड तक सारी चीजें चाहिए, ऑडिट ट्रेल इज द आंसर। ठीक है, ऑडिट ट्रेल्स आर नथिंग एल्स बट द लॉग्स। ऑडिट ट्रेल के कारण ही, ठीक है, ऑडिट ट्रेल के कारण ही हर चीज पॉसिबल है। हमारे सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ ऑडिट ट्रेल का। दो टाइप के ऑडिट ट्रेल्स हैं, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। अगर आपको कोई रिकॉर्ड, कोई इवेंट, कोई ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल। और कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कितने समय तक हुई है, उसमें कितना रिसोर्स कंजम्पशन हुआ है, ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। यानी अगर मैं कहता हूं कि मैंने 5:08 पे ये ट्रांजैक्शन की एंट्री की है, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल। लेकिन 5:08 से लेके 5:30 बजे तक मैं अकाउंटिंग कर रहा था, मैंने इतने समय तक कंप्यूटर को यूज किया है, रिसोर्स कंजम्पशन, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर आर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ट्रेल। डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई अगर गड़बड़ एक्सेस हो रहा है सिस्टम में, वो डिटेक्ट करने का काम है। हमारे पास ऑडिट ट्रेल है, इसका मतलब
स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक जितनी भी चीजें हैं उसका हमारे पास सारा एविडेंस अवेलेबल है। तो अगर कल जाके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और डेटा मेरा इरेज हो जाता है तो मेरे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, मैं वापस अकाउंटिंग कर सकता हूं। आई कैन रिस्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स अगेन। तो पहला डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट और तीसरा पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। जब आपको पता है कि आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है तो आपका आपका सिस्टम के प्रति बिहेवियर भी अच्छा होता है और हम कोई गलत काम करने से थोड़ा डरते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। व्हेन यू आर अंडर अ स्कैनर, जब पता होता है कि यहाँ कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, एमसीक्यू भी बन सकता है इस पे। ऑलराइट, सो दैट्स इट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हमने खींच निकाला है एक चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आपको सिर्फ इतना पार्ट 4 से 6 मार्क दे सकता है एग्जाम के लिए। ऑलराइट, सो गाइस, this is Pawan Gahukar signing off for today's EIS revision lecture. See you in the next revision video. Thank you so much. Till then, take care of yourself and study well. Bye bye.